नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। अगस्त निकल चुका है, सितंबर आ गया है। लेकिन अगस्त जो है वो इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रखता है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। दुनिया में जो जंग है वो उसकी शुरुआत जो है वो आज से नहीं हुई। जब पत्थर थे तब भी जंग होती थी, उसके बाद तलवारें आई, फिर छोटे मोटे हथियार आए, उसके बाद जो है तोपें बन गई, और फिर जो है आज हम कह सकते हैं एक बटन दबाओ और युद्ध हो सकता है, एक बटन दबाओ एक देश खत्म हो सकता है। तो आज हम जो है कहीं ना कहीं कहते हैं कि एक देश जो है वो सुपर पावर है, दूसरा जो है वो बहुत कमजोर है। तो उसके पीछे भी कई सारे रीजन हैं, और इसकी शुरुआत कहां से हुई इस पर भी हम बात करेंगे। जो हम लोग सुनते हैं कि न्यूक्लियर बम, एटॉमिक एनर्जी, या हम कहते हैं कि अगर दुनिया में इतने न्यूक्लियर बम हैं कि पृथ्वी को कई बार खत्म किया जा सकता है, इन सबकी शुरुआत जो है क्यों पड़ी, या हम कह सकते हैं कि इंसान जो है वो इतना सेल्फिश होता चला गया धीरे धीरे कि उसे ये याद ही नहीं रहा कि हमने अपनी ही मौत का सामान तैयार कर लिया है। अब साफ तौर पे अगर देखा जाए कि जो हम कई सारी बातें करते हैं कि एथिक्स की, देशभक्ति की, बहुत सारी और भी बातें, उन सब में जो है कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। एक व्यक्ति थे ओपेनहाइमर। आज हम जो बात करने वाले हैं वो इन्हीं की बात करेंगे, लेकिन इनकी बात करने से पहले, इनकी कहानी सुनाने से पहले हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। 6 अगस्त का दिन याद होगा, और 6 अगस्त और उसके बाद 2 दिन बाद 9 अगस्त, ये वो दिन था जब जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में जो है 2 बम गिराए गए। वो ऐसे बम थे जो 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो गिरे, उसके बाद दुनिया में कभी भी उन बमों का यूज नहीं किया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्यों नहीं किया गया, क्या ऐसे बम बने नहीं? तो जब वो बम गिराए गए थे तो वो केवल के और केवल 2 थे, लेकिन आज अगर देखें तो वो शायद और शायद लाखों में भी हो। और अगर उनको गिराया जाए, आज के बमों को, तो जो तबाही उस वक्त जो 2 बम गिरे थे उनसे 100 गुना ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन जब वो 2 बम गिरे 1945 के आसपास, तब दुनिया को ये अंदाजा हो गया कि अगर ऐसा युद्ध हुआ तो हम खत्म हो जाएंगे। हम मतलब पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। और ये ऐसे बम थे, और आज जो है वो तो उनसे बहुत ताकतवर है, सेकेंडों में दुनिया खत्म हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि ये आइडिया आया कहां से? वो व्यक्ति कौन था जो जिसने इन सारी चीजों को निजात किया? और ऐसा कोई कैसे कर सकता है कि कहते हैं कि जब ये बम गिरा तो जब ये 39 सेकेंड उसको लगे थे गिरने में, और जब ये नीचे गिरा तो 70,000 लोग मर गए। जो खड़े थे, जो चल रहे थे सड़क पर, वो खड़े रह गए, जो सो रहे थे वो सोते रह गए। कहते हैं कि धूप थी तो जिनकी परछाई थी वो परछाई जम गई। इतना खतरनाक बम B2 बॉम्बर से गिराया गया था। इस बम को वो लगभग और लगभग आसमान में था, मतलब जमीन से लगभग 30-40 हजार फीट की ऊंचाई पर था। लेकिन कहते हैं कि पायलट को जो है झटके महसूस हुए थे जबकि बम जमीन पे गिरा था।
तो इमेजिन करिए कि अगर आज न्यूक्लियर का यूज कर दिया जाए किसी देश पर तो क्या होगा। कहते हैं कि पहली बार जो है इस बम को जो इन्वेंट किया गया, या हम कह सकते हैं इसका जो टेस्टिंग की गई, वो अमेरिका में की गई। ये सच भी है। लेकिन क्या अमेरिका से भी पहले इन सारी चीजों पे टेस्टिंग चल रही थी, या हम कह सकते थे ये ख्याल किसी के दिमाग में आ चुका था? तो जवाब है हाँ। उस वक्त एक तानाशाह था जिसका नाम था हिटलर। वो जर्मन का तानाशाह था, जर्मनी का तानाशाह था। और उसके दिमाग में एक ख्याल आ रहा था कि दुनिया जीतनी है। बहुत कई वर्षों तक उसने युद्ध भी लड़ा, कई सारे देशों पे कब्जा भी कर लिया। इवन कहते हैं कि रूस के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, फ्रांस को अपने कब्जे में कर लिया था, पोलैंड, ऐसे बहुत, चेकोस्लोवाकिया, फिनलैंड, ऐसी बहुत सी कंट्रीज थी जहां पर उसने कब्जा कर लिया था। लेकिन धीरे धीरे उसके दिमाग में ये चल रहा था कि एक ऐसा हथियार बनाया जाए जिसको गिराकर लोगों को डराया जा सके। और फिर कहते हैं कि उसके दिमाग में ये भी ख्याल आ रहा था कि ये जो जंगें लंबी लंबी चलती हैं, साल साल, दो दो साल, इनको कुछ ही पल में खत्म कर दिया जाए। इसके बाद वो तमाम साइंटिस्ट को इकट्ठा करता है अपने देश से और उनको सारी सुविधाएं देता है। कहते हैं एक बार बर्लिन लेबोरेटरी में जो है 3 साइंटिस्ट इसी बात पर बहस कर रहे थे, इसी बात पर कुछ चर्चा कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारी चीजें निजात कर ली थी न्यूक्लियर बम बनाने की, लेकिन कुछ फॉर्मूले थे, कुछ ऐसे टेक्निकल इश्यू थे जिनकी वजह से जो है वो सफल नहीं हो पा रहे थे। उसके पीछे कारण ये था कि अगर ये कहीं ब्लास्ट हो गया जहां पर ये सारी चीजें टेस्टिंग चल रही है और बनाते समय अगर ब्लास्ट हो गया तो हाल क्या होगा। तो इस पर बहुत सारी बहस चल रही थी और उस वक्त के लेजेंडरी साइंटिस्ट आइंस्टाइन, तीनों साइंटिस्ट को ख्याल आता है कि इसका तोड़ जो है हो सकता है आइंस्टीन के पास मिल सकता है। कहते हैं कि लेकिन वो आइंस्टीन के पास जाते नहीं है या गए, इसका क्लियर तो नहीं पता। ये खबर आइंस्टीन की कानों तक पहुंचती है और कहते हैं कि जब वो ये इन सारी चीजों को देखते हैं, उस समय के महान साइंटिस्ट, उनके होश उड़ जाते हैं। एक आम आदमी होता तो वो समझ ही नहीं पाता, लेकिन उनको जो है वो एक दूरदर्शी व्यक्ति, उनको अंदाजा हो गया था कि जर्मनी में क्या चल रहा है या हिटलर क्या चाहता है। वो किसी को कुछ बताए बिना सीधा उस वक्त के अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को पत्र लिखते हैं और उस पत्र में उनको आगाह करते हैं कि जर्मन और नाजी जो हैं वो न्यूक्लियर बम बनाने में लगे हैं। बर्लिन के लैब में इस पर काम भी चल रहा है और इसके अलावा उन्होंने कहा कि लगभग चीजें उन लोगों ने जो है बना भी ली हैं। जब उन्होंने कहा कि लगभग चीजें बना भी ली हैं, लेकिन वो कुछ चीजों पर फंसे हुए हैं। और अगर इन्हें रोका ना गया, अगर ये सफल हो गए, उन्होंने ये भी बताया कि अभी इतनी जल्दी ये सफल नहीं हो सकते, लेकिन एक ना एक दिन ये पक्का सफल हो जाएंगे। मान लो इस साल नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो 2, 4, 10 साल में ये सफल हो जाएंगे। और अगर ये सफल हो गए तो दुनिया में बहुत तबाही होगी, क्योंकि हिटलर जो था वो मेगलोमेनिया की बीमारी से ग्रसित था, आधा पागल था। और उन्होंने ये भी आगाह किया कि अगर हिटलर के हाथों न्यूक्लियर बम लग गया
तो अमेरिका भी तबाह हो सकता है। फिर रूजवेल्ट ने तय किया कि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका के लिए भी मुसीबत बढ़ जाएगी, अमेरिका को का जो सुपर पावर का तमगा है वो भी छिन जाएगा। उन्नीस में वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू होता है और उसके बाद जो है 1941-42 आ गया। 1942 में जो है अमेरिका भी अब इस काम में लग जाता है। ये जो प्रोजेक्ट अमेरिका बनाने जा रहा था, ये दुनिया का सबसे खतरनाक प्रोजेक्ट था। वो अपने देश के सारे टॉप साइंटिस्ट को इसमें शामिल करता है और एक जगह थी मैनहट्टन, इसलिए इस प्रोजेक्ट को नाम दिया जाता है मैनहट्टन प्रोजेक्ट। और मैनहट्टन प्रोजेक्ट का काम यही था कि वहां एक खतरनाक बम बनाना था। अब खतरनाक बम बनाना था, इसके लिए जो डायरेक्टर नियुक्त किए गए, जो इस सारे काम को संभालने के लिए, उनका नाम था रॉबर्ट ओपनहाइमर। अब सारी चीजें हो चुकी थी, साइंटिस्ट मिल चुके थे, डायरेक्टर भी मिल चुका था, प्रोजेक्ट पर काम कैसे करना है इन सारी चीजों पर एक ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका था। अब एक ऐसी जगह चाहिए थी जिसके आसपास आबादी ना हो, क्योंकि ये कोई आम चीज नहीं थी। इसका रेडिएशन इतना तगड़ा था कि जापान और हिरोशिमा और नागासाकी में जहां जहां गिरे वहां आज भी लोग कैंसर से पीड़ित हैं। तो इस बात का तो अंदाजा था कि अगर कुछ हुआ ड्यूरिंग द टेस्टिंग या कुछ भी ऐसा हुआ, फेल हुई अगर टेस्टिंग, तो बर्बाद हो जाएंगे। फिर मैक्सिको के पास जो है एक जगह है लॉस एलामोस, इसको सिलेक्ट किया जाता है। सुनसान बिल्कुल रेगिस्तान पहाड़ी इलाका, दूर दूर तक आबादी नहीं, दूर दूर तक हम कह सकते हैं कि किसी को कुछ पता ना चले। यहां पर जो एक पूरी बस्ती बसाई जाती है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को खुफिया भी रखना था, उस वक्त युद्ध भी चल रहा था। और बस्ती बसाई जाती है, पहले तो बस्ती इसलिए बसाई जाती है कि वहां पे साइंटिस्ट रह सकें, वो अपना पूरी तरीके से काम कर सकें। फिर पता चलता है कि जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं वो रोज कहां कहां उनसे मिलने जाएंगे, तो उनके लिए भी व्यवस्था की जाती है। मतलब सारी चीजें वहां पे बनाई जाती है, उनके रहने खाने खेलने के लिए, उनके बच्चों के लिए स्कूल वगैरह सब कुछ वहीं पे होता है कि फैमिली मेंबर भी रहेंगे, वो भी हाथ बटाएंगे। धीरे धीरे ये सारा सब कुछ चलता रहता है, 3 साल बीत जाते हैं। इसके अलावा अमेरिका ने कई और जगहों पर जो है खुफिया लैब्स बना रखी थी कि इस प्रोजेक्ट को मदद मिल सके। अब आपको याद ही होगा कि अमेरिका जो के लिए जो सर्वर था वो जापान बना हुआ था। पहले उसने पर्ल हार्बर पर अटैक किया, अटैक के बाद जो है जो जापान के लोग थे वो इतने ब्रेन वॉश हो चुके थे कि उनके जो बच्चे थे वो ह्यूमन बम बन के टैंकों के सामने लेट जाते थे, टैंक उड़ा देते थे, और उनका जो सोल्जर होता था वो आखिरी सांस तक लड़ता था, वो मरने के लिए तैयार होता था। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। अब ये तय हुआ जब वो प्रोजेक्ट बनकर तैयार होता है, 1945 में ये तय किया गया कि अब टेस्ट की तैयारी की जाए, क्योंकि अब न्यूक्लियर बम तो तैयार हो चुका था लेकिन टेस्टिंग करनी थी। जुलाई का महीना था, 16 जुलाई 1945। अब टेस्ट तो करना था, लेकिन अगर मैंने पहले बताया अगर ये टेस्ट फेल हो जाता तो पैसे की तो खराबी होती, अरबों खरबों रुपए लगे थे इस प्रोजेक्ट में, पूरी बस्ती बसाई गई थी, पता नहीं कितने लोग उसमें लगाए गए थे, हजारों कई हजार लोग लगाए गए थे उसमें।
इसके अलावा जो अभी तक अमेरिका अपना दमखम दिखा रहा था, क्योंकि रूजवेल्ट ने ऐलान भी कर रखा था कि हमारे पास एक ऐसी चीज है कि हम तबाह कर सकते हैं तुम्हें। अगर ये प्रोजेक्ट फेल होता तो जंग पर भी असर पड़ जाता है। जंग पर इसलिए असर पड़ता है क्योंकि एक जापान का एक टापू था जिस पर कहते हैं कि अमेरिका के लगभग 20,000 सोल्जर्स खत्म हो गए थे लड़ते लड़ते। अब जापान जो था वो सरेंडर को राजी नहीं था। फिर ये तय किया जाता है कि जब उसके बाद टेस्टिंग की जाती है और टेस्टिंग में जो है सफल हो जाता है। कहते हैं कि जब टेस्टिंग हुई थी तो साइंटिस्ट ने, इवन ओपनहाइमर ने जो है जितना सोचा था उससे 500 गुना ज्यादा खतरनाक वो बम था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये इतना खतरनाक हो सकता है। फिर ये तय किया गया कि ये बम जो है ये जापान पर गिराया जाएगा, लेकिन किन जगहों पर गिराया जाएगा ये अभी तक तय नहीं था। और यहां तक कि ओपनहाइमर को भी ये नहीं बताया गया था कि इसका यूज कहां करना है। अमेरिका के कुछ जो सीक्रेट लोग थे उन्हीं को पता था कि ये बम जो है जापान पे गिरना है, लेकिन ये ओपनहाइमर को नहीं पता था। अब टेस्टिंग का जो टाइम होता है वो फिक्स किया जाता है 5:15 पर। सभी की निगाहें लॉस एलामोस पर थी और ये भी था कि रेडिएशन का असर कितना होगा। और जहां पर टेस्टिंग होनी थी वहां से जो है बस्ती काफी दूरी पर बसाई गई थी कि इसका असर कितनी जगहों पर होगा। 5:30 पर जो है टेस्ट होता है। कहते हैं कि ओपनहाइमर का काम करते करते लगभग 20 किलो वजन घट गया था। और जब ये 5:30 पर टेस्ट होता है तो लगभग 160 किलोमीटर दूर तक जो है कंपन महसूस किया जाता है। और कंपन इतना तगड़ा था कि ओपनहाइमर को यह अंदाजा लग गया था कि ही इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। उसने एक ऐसी चीज बना दी है कि जो दुनिया को तबाह कर सकती है। फिर यही वो 16 जुलाई थी 1945 जब ये टेस्ट सफल रहता है। और जैसा कि हमने बताया कि बनाने वाले को अभी भी नहीं पता था कि इसका यूज कहां करना है। इसके बाद एक टारगेट कमेटी बनाई जाती है और 10 मई 1945 को टारगेट कमेटी जो है लॉस एलामोस में जो है बैठती है और जापान के कुछ शहरों के नाम दिए जाते हैं। उसमें एक था क्योटो, हिरोशिमा, योकोहामा एंड कोकोहरा। ये 4 शहर थे। पहले ये डिसाइड किया गया कि क्योटो पर गिराया जाएगा, लेकिन क्योटो जो था वो सांस्कृतिक धरोहर, वहां पे बहुत सी चीजें थी, तो अमेरिका को ये लगा कि अगर इस शहर पर गिराया गया तो दुनिया नाराज हो जाएगी। फिर अभी तक 2 बम तैयार किए गए थे। फिर ये डिसाइड हुआ क्योटो का नाम काट कर जो है नागासाकी का नाम ऐड किया गया। अब इमेजिन करिए कि नागासाकी दूर दूर तक कहीं इसमें नाम ही नहीं था, लेकिन क्योटो किस्मत से बच जाता और नागासाकी उसमें आ जाता है। 6 अगस्त 1945 ये वो दिन था जब पहला बम नागासाकी पर गिराया जाना था। अमेरिकी बम वर्षक जो विमान होता है वो मरियाना द्वीप से टेक ऑफ करता है। इसका नाम था एलोना गे विमान, B-29 या B-29 इसको नाम देते थे। तो ये जो है मरियाना द्वीप से टेक ऑफ करता है और इसमें एक बम होता है और ये कहा जाता है इसको बहुत ही सावधानी से लेकर जाना, अगर ये आसमान में फट गया तो क्या होगा अंदाजा भी नहीं है। फिर ये वहां से मरियाना द्वीप से जो है हिरोशिमा शहर की तरफ उड़ान भरना शुरू करता है और ये लगभग 31,000 फीट की ऊंचाई पर जो उड़ान भर रहा था। ऊंचाई का भी ख्याल रखा गया था कि
कितनी ऊंचाई से आपको बम गिराना है। 5:15 पर जो है हिरोशिमा पर जो है पहला बम गिरता है, और इसको गिरने में जो है लगभग 39 सेकेंड लगते हैं। और कहते हैं कि 39 सेकेंड वो जो है 39 सेकेंड में वो पूरा शहर जो है वो जम जाता है। धुएं के बादल दिखाई पड़ते हैं, आसमान से काले ग्रीस की तरह जो है पानी बरसता है। जो लोग सड़कों पर चल रहे थे वो सीधे खड़े के खड़े रह जाते हैं। पेड़ की पत्तियां जो थी वो कहते हैं कि बिल्कुल सीधी हो गई थी, मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि ये प्लास्टिक के हैं या कैसे हैं। अगले दिन जब अखबारों में वो छपता है, कहते हैं कि लोगों की जो स्किन थी, 70,000 लोग तो जैसे गिरता है तुरंत खत्म हो जाते हैं, तुरंत 39 सेकेंड उसको गिरने में लगे थे, 1 मिनट में तुरंत खत्म। कुछ लोगों को पता भी नहीं चला होगा कि वो मर गए हैं। इसके बाद जो है इस तरीके की तबाही होती है। कहते हैं कि हिरोशिमा पर गिराने का कारण जो था वो 2 थे। एक तो यहां पर लगभग 3 लाख की आबादी थी, और दूसरा जो है यहां एक जापानी आर्मी का सबसे बड़ा बेस कैंप था जिसमें 43,000 सोल्जर्स थे। और भयानक बर्बादी होती है, लेकिन अमेरिका अभी भी नहीं रुकता है। 9 अगस्त की सुबह जो है नागासाकी की तरफ यही विमान एलोना गे B-29 ये अब नागासाकी की तरफ उड़ान भर रहा है। वही सुबह का वक्त 9 अगस्त, और फिर वही आसमान से बम गिरता है। इस बार कहते हैं कि कैजुअलिटीज थोड़ी कम होती क्योंकि लोग सतर्क हो गए थे। और लेकिन जो भी वहां पे मौजूद था उनका भी हाल जो है हिरोशिमा की तरह होता है। जो खड़ा था वो खड़ा रह गया, जो चल रहा था वो भी ऐसे चलता पोज में रह गया, जो सो रहा था उसको पता ही नहीं चला कब मर गया। जो बच गए उनकी हालत इतनी खराब थी कि इसके निकल निकल के जो है मर रहे थे। ये सारी चीजें हो जाती हैं, और जब ये ओपेनहाइमर को पता लगता है वो बहुत दुखी होते हैं। इवन उन्हें लगता है कि उन्होंने एक पाप कर दिया है। अब जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे वो बहुत खुश थे, ओपेनहाइमर के लिए उनके दिल में बहुत सम्मान था। 2 महीने बाद जो है वो ओपेनहाइमर को व्हाइट हाउस बुलाते हैं, और व्हाइट हाउस बुलाने के बाद जो है वो ओपेनहाइमर की बहुत तारीफ करते हैं, बहुत खुश थे उनसे। लेकिन ओपेनहाइमर एक बात उनसे कहते हैं कि मेरे हाथ जो है वो खून से रंगे हैं। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को बहुत गुस्सा आता है, वो अपनी सिक्योरिटी से कहते हैं कि इसको बाहर निकालो, और आज के बाद ये मेरी आंखों के सामने आना नहीं चाहिए। इसके बाद शायद आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, ओपेनहाइमर पर जो है देशद्रोह का इल्जाम लगता है। उनके हाथ में जितने प्रोजेक्ट थे सारे प्रोजेक्ट हटा लिए जाते। इसके पीछे कई सारे कारण थे। उनकी जो पत्नी थी वो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी हुई थी, और उनकी एक गर्लफ्रेंड थी वो भी जुड़ी हुई थी, उनके भाई थे वो भी उसी से जुड़े हुए थे। तो ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से जो है उन पर ये इल्जाम लगा, और मौत के बाद तक जो है ये रहा। लेकिन बाद में लगभग उनकी मौत के 55 साल बाद जो है उन्हें क्लीन चिट दी गई। अब हम समझते हैं कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर थे कौन। रॉबर्ट ओपेनहाइमर की बात करें तो ये एक बहुत ही अमीर परिवार में पैदा हुए। फादर जो थे वो यहूदी थे, जर्मनी से थे, लेकिन जब हिटलर का उदय वहां पे हुआ तो काफी जर्मनी में अत्याचार भी हो रहा था, हिटलर से पहले भी। तो ये जो है जर्मनी छोड़कर अमेरिका में बस गए थे। कपड़ों का इनका बहुत बड़ा बिजनेस था,
और अमीर खानदान से थे ही, लेकिन ये बिगड़ैल नहीं थे। किताबों से सिर्फ दोस्ती थी, दोस्त बहुत कम थे। कहते हैं कि गीता को पढ़ने के लिए पूरी संस्कृत सीख ली थी। 9 साल की उम्र में इन्होंने कई भाषाएं सीखी। इसके बाद जो इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, बाकी जगहों से अच्छी अच्छी डिग्रियां हासिल की। फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। जब ये 32 साल के थे तो एक 22 साल की लड़की से इन्हें प्रेम हो जाता है, जिसका नाम था टेक्लॉक। लेकिन टेक्लॉक ने जो है कुछ समय बाद इनसे दूरी बना ली। टेक्लॉक जो थी वो स्टैनफोर्ड कॉलेज में जो है मेडिकल की स्टूडेंट थी। ओपेनहाइमर उससे शादी भी करना चाहते थे, लेकिन टेक्लॉक ने मना कर दिया। कहते हैं कि 1941 में जो है टेक्लॉक की आखिरी मुलाकात थी और उसके कुछ समय बाद जो है टेक्लॉक की मौत हो जाती है। वो एक होटल में डेड पाई जाती हैं। इसके पीछे ये कहा गया कि उन्होंने सुसाइड की थी, लेकिन कई सारे लोगों ने इल्जाम लगाया कि जो ओपेनहाइमर थे वो एक बहुत बड़े सीक्रेट प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे, और आदमी जब प्रेम में होता है तो अपनी प्रेमिका को बहुत सी ऐसी बातें बता देता है जो उसे नहीं बताना चाहिए। और शायद इसीलिए जो है जो CIA या अमेरिका की जो सीक्रेट एजेंसीज थी वो चाहती थी कि कोई इस लड़की का यूज ना कर सके। यूज मतलब कई बार होता है कि अगर आप बहुत किसी अच्छे पद पर हैं तो आपकी कमजोरी को पकड़ा जाता है, तो शायद कोई देश जो है उसको उठा लेता या जो भी था उससे कोई जानकारी हासिल कर लेता। तो ये भी कहा जाता कि शायद CIA ने उसको ठिकाने लगा दिया, या FBI पर भी शक था। उसके बाद उन्होंने जो शादी की वो एक ऐसी महिला से की जो पहले उसके 3 तलाक हो चुके थे। 3 तलाक मतलब वो वाला नहीं, पहले वो 3 पति को से तलाक ले चुकी थी। इसके अलावा जो है उसके साथ 4 बच्चे भी थे, लेकिन वो जीवन भर उनके साथ रही। जब वो ओपेनहाइमर के साथ आई तो जीवन भर उनके साथ रही। कहते हैं कि कुछ ही समय बाद जो है USSR जो है वो दूसरा देश बन जाता है जिसके पास जो है परमाणु संपन्न देश जो है वो बन जाता है। और अमेरिका इस बात से दुखी हो जाता है कि ओपेनहाइमर के अलावा ऐसा कौन अभी तक व्यक्ति इतनी जल्दी पैदा हो गया कि USSR ने जो है इतनी जल्दी चीजें इन्वेंट कर ली। फिर ये कहा जाता है कि शक जो है वो ओपेनहाइमर पर जाता है कि इन्होंने शायद USSR की मदद की, क्योंकि इनके परिवार के सदस्य जो थे वो कम्युनिस्ट पार्टी में जो है मेंबर थे। चाहे इनकी पत्नी की बात की जाए, भाई की बात की जाए, इनकी एक गर्लफ्रेंड भी थी टेक्लॉक, वो भी उसी में थी। 1954 में जो है अमेरिकी एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया गया, और इस कमीशन में जो है ओपेनहाइमर को बुलाया गया और उनसे ये कहा गया कि आप सफाई दीजिए इस बात की। खैर ओपेनहाइमर हमेशा मना करते रहे कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है, और यहाँ तक कि उन्हें तो पता भी नहीं है कैसे इन लोगों ने ये तैयार कर लिया। ओपेनहाइमर की 1954 में पेशी हुई, लेकिन उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दिया गया। अमेरिका में सिक्योरिटी क्लियरेंस होता है, उसका मतलब ये होता है कि अगर आप गवर्नमेंट से जुड़े किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो आपके लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस बहुत जरूरी है, वरना आप काम नहीं कर सकते। जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है कि नौकरी जब सरकारी करते हैं तो वेरिफिकेशन होता है एक थाने से, तो वहां भी एक सिक्योरिटी क्लियरेंस इसी तरीके का होता है। ये सब चलता रहता है। 18 फरवरी 1967 को जो है इनकी मौत हो जाती है कैंसर की वजह से, क्योंकि वो चेन स्मोकर थे। 1966 में ये माना गया कि वो जासूस नहीं थे, लेकिन इसके बाद भी उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दिया गया। 55 साल बाद, उनकी मौत के 55 साल बाद जो है अमेरिकी गवर्नमेंट ने उनकी वफादारी पर मुहर लगाई और उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस दी। लेकिन अब इसका फायदा क्या?
जब इंसान ही नहीं रहा उसके बाद सिक्योरिटी क्लियरेंस दी गई। तो ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां पर हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया का पहला परमाणु संपन्न देश बनाया, लेकिन बाद में उसे देशद्रोह का तमगा दिया गया। तो लाइफ में भी कई सारी चीजें ऐसी होती रहती हैं। तो ये थी एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने एक सुपर पावर को सुपर पावर बनाने में बहुत अहम रोल प्ले किया।